हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिगो नोटेशन। तो बिगो नोटेशन क्या होता है? ये एक नोटेशन होता है, मतलब एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, लिखने पढ़ने का तरीका होता है। किसी एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिगो नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये बताता क्या है? ये अपर बाउंड बताता है। ठीक है, या तो इक्वल बाउंड बताएगा या फिर अपर बाउंड बताएगा। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। वी से Fn is big of Gn if and only if there exist constants C and N naught such that Fn is always less than or equals to C dot Gn for all n is greater than or equals to N naught। मतलब क्या? सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। Fn को मैं क्या बोलूँगा? Fn को मैं बोलूँगा बिगो ऑफ Gn। ठीक है, ये Gn भी क्या है? एक फंक्शन है। ये Fn भी क्या है? एक फंक्शन है। लेकिन मैं इस Fn को बोल रहा हूँ बिगो ऑफ Gn। ठीक है, और ऐसा मैं कब बोलूँगा? उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस है? उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि यदि मुझे दो ऐसे कांस्टेंट्स मिल जाते हैं, एक का नाम है सी और एक का नाम है एन नॉट। ये दो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है। अगर ये दो कांस्टेंट मुझे मिल जाते हैं सच दैट, कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि जो एफ एन है इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आ रही है सी मल्टीप्लाइड बाय जी एन से। ठीक है, वो भी किस केस में? जब मैं एन की वैल्यू बड़ी या बराबर ले रहा हूँ एन नॉट से। इस वाले केस में एन की वैल्यू हमेशा मैं लूँगा एन नॉट से बड़ी या एन नॉट के बराबर। और उस केस में एफ एन की वैल्यू हमेशा छोटी आ रही है सी डॉट जी एन से। तो मुझे दो ऐसे कांस्टेंट्स मिल गए, एक तो सी और एक एन नॉट। ठीक है, मुझे दो ऐसे कांस्टेंट्स मिल गए हैं, एक तो सी और एक एन नॉट। कुछ इस प्रकार से कि एफ एन जो है वो हमेशा छोटा या बराबर आ रहा है सी डॉट जी एन से। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर मैं एफ एन को बिगो ऑफ जी एन बोल सकता हूँ। ठीक है, और बिगो ऑफ जीएन से होता है क्या है कि जीएन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका अपर बाउंड। बिगो बिगो नोटेशन ही यूज इस्तेमाल होती है अपर बाउंड बताने के लिए। ठीक है, अब अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 5 है। तो 5 के ऊपर कौन आएगा? 5 से बड़े नंबर्स। तो 5 से बड़े नंबर्स मतलब 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और भी जितने सारे नंबर्स है वो सारे 5 से बड़े नंबर है। तो ये सारे 5 का अपर बाउंड कहलाते हैं। तो ये सारे 5 का अपर बाउंड कहलाते हैं। और उसी प्रकार से इससे छोटे नंबर जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, उसके अलावा 5 के करीब वाले नंबर जैसे 4.9, ठीक है, 4.999, ये सारे नंबर्स ये भी 5 से छोटे आते हैं। तो ये सारे 5 के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। ठीक है, तो अपर बाउंड मतलब क्या? जो 5 से बड़े नंबर्स हैं। 5 से बड़ा नंबर क्या होगा? 5.1 भी 5 से बड़ा ही होगा। तो ये सारे नंबर्स 5 का अपर बाउंड रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर वाले में आएंगे, मतलब उसके ऊपर आएंगे। और इससे सारे छोटे नंबर जो है 5 के नीचे आएंगे। तो इसी चीज़ को हम अगर फंक्शन और ग्राफ्स के वे में समझें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, तो हमको समझ में आता है कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। अब यहाँ पर हमने अगेन ग्राफ बनाया हुआ है इनपुट साइज एन के बीच में और टाइम टेकन के बीच में। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एन है यानी कि इनपुट साइज, और वाई एक्सिस पे है टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन जिसकी वैल्यू क्या है? फंक्शन क्या है? 2n+3। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है किसी एल्गोरिदम के द्वारा लिया गया टाइम, कि कोई सी एल्गोरिदम जो है वो टाइम इस प्रकार से लेती है। अगर आप इसमें एन की वैल्यू डालोगे, इनपुट साइज की वैल्यू डालोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो टाइम की वैल्यू होगी, है ना? तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब मेरे पास क्या आ गया है? मेरे पास आ गया है सी डॉट जी एन का ग्राफ। और सी डॉट जी एन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। और इस ग्राफ में अगर मैं एक चीज़ देखूँ ध्यान से, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं एन की कोई सी भी वैल्यू लेता हूँ जो कि एन नॉट से बड़ी है, ठीक है, एन की कोई सी भी वैल्यू जो कि एन नॉट से बड़ी है। एन नॉट कहाँ पर है? ये रहा मेरा एन नॉट, इस पॉइंट पे है मेरा एन नॉट। तो एन नॉट से बड़ी वाली वैल्यू में कोई सी भी एन की वैल्यू ले लूँ, तो उस वैल्यू पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखता हूँ, तो जो सी डॉट जी एन है वो हमेशा बड़ा है, और जो एफ डॉट एफ एन जो है मेरा वो हमेशा छोटा आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये मेरा एफ एन है और ये मेरा सी डॉट जी एन है। तो मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूँ, ये तो मेरा एन नॉट है। इस एन नॉट के बाद अगर मैं कोई सी भी एन की वैल्यू लेता हूँ, तो उस एन की वैल्यू पे अगर मैं जाके देखूंगा, तो ये जो मेरा सी डॉट जी एन है, सी डॉट जी एन या फिर सी मल्टीप्लाइड बाई जी एन, ये हमेशा बड़ा होगा और एफ एन जो हमेशा छोटा होगा इस एन की वैल्यू पर। और वह वैल्यू एन नॉट से बड़ी लेने पर ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ ऐसे दो कांस्टेंट मिल गए हैं एन नॉट और सी।
सच दैट कि एफ एन जो है वो हमेशा छोटा या बराबर है सी डॉट जी एन से या सी मल्टीप्लाइड बाई जी एन से। तो मैं एफ एन को बोल दूंगा बिग ओ ऑफ जी एन। तो आई होप आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है वो समझ में आया होगा। अगर मुझे दो ऐसे कांस्टेंट मिल जाते हैं, एक तो सी और एक एन नॉट, सच दैट सी डॉट जी एन जो है वो हमेशा बड़ा होगा एफ एन से, ठीक है, जब मैं एन की वैल्यू बड़ी लूंगा एन नॉट से। एफ एन जो है वो सी डॉट जी एन से हमेशा छोटा है, ठीक है, हमेशा के लिए छोटा है। कब छोटा है? जब मैं एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी ले रहा हूँ। तो उस केस में मैं एफ एन को बोल दूंगा बिग ओ ऑफ जी एन, ठीक है। अब इस चीज़ को निकालने का हमको कैसे पता चलेगा कि जी एन क्या होगा? हमको अगर किसी एक्सप्रेशन को बिगो ऑफ मतलब बिगो में लिखना है, बिगो में राइट करना है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो उसका एक शॉर्ट तरीका होता है जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास फंक्शन एफ एन की वैल्यू है 2n+3, तो आपको क्या करना होगा? आपको अगेन कांस्टेंट को इग्नोर करना है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को छोड़ के सबको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर n की हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर इसकी 1 है, तो यहाँ पर केवल n की पावर 1 को छोड़ के बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दो, यानी n से छोटी पावर वाली जितनी भी टर्म्स उनको इग्नोर कर दो, और n के आगे अगर कोई कांस्टेंट भी लगा हुआ है जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको भी इग्नोर कर दो। तो क्या मिला? केवल n बचा, तो हम बोलेंगे ये है बिग ओ ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? अगेन वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया कि एफ एन बराबर 2n+3। इसको हम बोल सकते हैं कि ये है बिग ओ ऑफ n, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन वैल्यू, सी की एक वैल्यू मिलेगी मुझे जिस वैल्यू के लिए सी डॉट जी एन हमेशा बड़ा होगा एफ एन की इस वैल्यू से, और जहाँ पर एन जो है वो हमेशा मुझे एन नॉट से बड़ा लेना पड़ेगा, और एन नॉट भी मुझे मिलेगा, ठीक है। अब पहले अपन शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग द बिगो नोटेशन देखते हैं। सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ एन बराबर 3n² + 2n + 100। तो इसके लिए मुझे अगर बिगो नोटेशन में इसको लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो इस कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। फिर उसके बाद ये n वाली टर्म है और ये n² वाली टर्म है, तो ये वाली लोअर ऑर्डर टर्म हो गई, तो इसको भी पूरा पूरा इग्नोर कर दो। अब ये मेरे पास बचती है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, इसके भी जो कोएफिशिएंट है उसको इग्नोर कर दो, तो बचता क्या है? n²। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है या फिर ये वाली जो एल्गोरिदम है ये बिगो ऑफ n² टाइम लेती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दो। इन दोनों में से बड़ा कौन होता है? ऑब्वियसली ये बड़ा होता है, लॉग एन छोटा होता है, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो हम लॉग एन को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये लोअर ऑर्डर टर्म है। तो हमारे पास बचता क्या है? केवल 4n। इसमें भी हम आगे वाले कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? बिगो ऑफ n, ठीक है। अब हम समझते हैं हमारी पिछली वाली एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। जो बिगो नोटेशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो इस बात के लिए यूज़ हो सकती है, इस बात के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें प्रूव करना है कि हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि जो एफ एन बराबर 2n+3 है इसको हम बिगो ऑफ n कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, हमको डेफिनेशन क्या बोलती है कि एफ एन जो है दैट इज 2n+3, ये छोटा होना चाहिए सी डॉट जी एन से। तो जी एन की वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो जी एन की वैल्यू तो n हो गई फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और n नॉट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ एन की वैल्यू और सी डॉट जी एन की वैल्यू मैंने n लिख दी। अब मुझे फाइंड करनी है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ से पता लगती है। यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पर, तो उससे एक ज़्यादा कर दो दैट इज़ 3। तो सी की वैल्यू हमेशा अपने को 3 लेनी है। अगर यहाँ पर n का कोफिशिएंट 4 होता तो हम c की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते? 5 लेते, बस एक ज़्यादा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू अब मैंने ले ली है 3, जो कि 2 से एक ज़्यादा है, तो 2n+3 जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा 3n से। अब इसको मैं एज अ इनइक्वलिटी सॉल्व करता हूँ, तो इस 2n को उधर भेजेंगे, इस 2n को उधर भेजेंगे, 3n में से 2n माइनस होगा तो n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये n की वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, हमेशा सही है। तो ये n नॉट की वैल्यू है कि अगर मैं n की वैल्यू 3 से बड़ी लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगी। ट्रू होगी मतलब 2n+3 जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा 3n से। तो यहाँ पर मुझे c की भी वैल्यू मिल गई और n नॉट की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। सी की वैल्यू भी 3 आ रही है और एन नॉट की वैल्यू भी 3 आ रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम सेम आए, कुछ भी आ सकती है। निकालने का तरीका क्या होता है? निकालने का तरीका यही होता है जैसा मैंने अभी किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ एन की वैल्यू लिख दी,
यहाँ पर सी डॉट एन लिख दिया। अब सी की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर एन का कोफिशिएंट है उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पर एन का कोफिशिएंट 2n है, मतलब 2 है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो सी की वैल्यू मिल गई 3। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी कि एन हमको कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है। तो इसका मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर ग्राफ दे रखा है y इक्वल्स टू 2x+3 का, मतलब ये अपना फंक्शन है। कौन सा, fn वाला, जो रेड कलर का ये अपना fn वाला फंक्शन है। और जो ब्लू कलर का है वो अपना 3x यानी कि 3 इंटू जी एन, और जी एन की वैल्यू है सिंपली x मतलब n। यहाँ पे जो भी ग्राफ बन रहा है वो y और x के बीच में बन रहा है, लेकिन अपना जो ग्राफ है वो n और fn के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ, जूम करता हूँ और देखता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है, मतलब x की वैल्यू मतलब इस वाली एक्सिस पर x की वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी हमारे वाले केस में। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ n की वैल्यू 3 के बाद कोई सा भी पॉइंट ले लूँ मैं, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है यानी कि जो gn वाला ग्राफ है वो हमेशा बड़ा है, हमेशा बड़ा है। ठीक है, कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ ले लो आप, कितनी भी बड़ी वैल्यूज़, अब इसको कितना भी बड़ा कर लो, ठीक है, जो ब्लू वाला ग्राफ है हमेशा बड़ा आ रहा है और जो रेड वाला है वो छोटा आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लू वाला ग्राफ है ये इसका अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका ये अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बिगो नोटेशन का इस्तेमाल होता है अपर बाउंड बताने के लिए और इक्वल बाउंड बताने के लिए। सो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। जब भी हमको बिगो नोटेशन निकालना होता है तो हम सिंपली डायरेक्ट मेथड से बता सकते हैं। वही वाली मेथड कि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे और डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसका बिगो नोटेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर हमको इतना तो समझ में आ ही गया कि जी एन की वैल्यू n है, सी की वैल्यू 3 है और एन नॉट की वैल्यू 3 है और हमें अपर बाउंड मिल चुका है। ठीक है, कांस्टेंट डू नॉट मैटर, लोअर ऑर्डर टर्म्स डू नॉट मैटर, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है जब भी हम बिगो नोटेशन निकालते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि बिगो ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, तो इस बात को लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि n जो है ये अगेन लोअर ऑर्डर टर्म में आता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिगो ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कोई सी एल्गोरिदम का नोटेशन लिखा हुआ है बिगो ऑफ लॉग एन प्लस 4, लॉग एन प्लस 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिखने का कोई सेंस नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट बिगो ऑफ लॉग एन ही बोलूँगा। ठीक है, मैं इसको बिगो ऑफ लॉग एन ही बोलूँगा। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन बिगो नोटेशन जो आती है बिगो ऑफ एन के अंडर। तो मेरे पास अगर n/4 टाइम आ रहा है फंक्शन, 2n+3 आ रहा है, n/100 प्लस लॉग n आ रहा है, n+10,000 आ रहा है, n/10,000 आ रहा है, 100 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, बिगो ऑफ n के अंडर आती है। क्योंकि जो बिगो ऑफ n है वो इन सभी का अपर बाउंड है। ठीक है, मतलब बिगो ऑफ n की वैल्यू इन सभी से बड़ी होगी, इन सभी से बड़ी मिल जाएगी, वो वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन, 2n स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1000n, ये सारे जो हैं ये सब किसके अंडर आते हैं, बिगो ऑफ एन स्क्वायर के अंडर। क्यों, अगेन क्योंकि इनमें अगर मैं वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मुझे वो वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी इन सभी में। तो इन सभी को मैं बोल सकता हूँ कि ये सभी क्या है, बिगो ऑफ एन स्क्वायर के अंडर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सारे कॉन्स्टेंट्स, जैसे 1000 हो गया, 2 भी एक कॉन्स्टेंट है, 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कितना भी बड़ा हो लेकिन वो किसके अंदर आता है, बिलोंग्स टू बिगो ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने लिखा हुआ है कि जो बिगो ऑफ 1 है वो बिलोंग करता है बिगो ऑफ एन से और बिगो ऑफ एन स्क्वायर से भी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे पास ये सारे जो थे, हमारे पास ये सारे जो थे ये सब बिगो ऑफ एन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब बिगो ऑफ एन स्क्वायर से भी बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बिगो क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है। तो इसका ये मतलब है कि ये इन सभी का अपर बाउंड बिगो ऑफ एन है। तो बिगो ऑफ एन से भी बड़ा क्या होता है, बिगो ऑफ एन स्क्वायर होता है। तो एन स्क्वायर भी इन सभी का अपर बाउंड होगा। उसी प्रकार से जैसे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये कॉन्स्टेंट किस में बिलोंग करते हैं, बिगो ऑफ 1 से बिलोंग करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट से भी बड़ा क्या होता है, एन होता है, यानी कि लीनियर होता है, और लीनियर से भी बड़ा क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो कांस्टेंट से हमेशा बड़ा होगा लीनियर और लीनियर से हमेशा बड़ा होगा क्वाड्रेटिक। तो ये जो सारे लिखे हुए हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये सारे बिगो ऑफ 1 तो है ही सही, साथ ही साथ ये बिगो ऑफ एन से भी बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ ये बिगो ऑफ एन स्क्वायर से भी बिलोंग करते हैं। मतलब सिंपल सी बात, वो जो मैंने चीज़ें लिखी थी कि एन छोटा होता है, एन से बड़ा एन स्क्वायर होता है, उससे बड़ा एन क्यूब होता है और इस प्रकार से। तो अगर किसी एक एल्गोरिदम को मैं बिगो ऑफ एन बोल रहा हूँ तो मैं उसको बिगो ऑफ एन स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, मैं उसको बिगो ऑफ एन क्यूब भी बोल सकता हूँ।